नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ, अपन सूर्य तप की जो है ना वो बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में अपनी जो बात हो रही थी ना, वो हो रही थी कि वायुमंडल किस प्रकार से जो उष्मा है, जो ऊर्जा है ना, वो नष्ट होती है। उसके संदर्भ में अपन जो है ना वो लास्ट में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने एक तो जो है ना आपका प्रकीर्णन क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। एक विसरण क्या होता है, इस विसरण के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। एक जो है आपका, है ना, अवशोषण क्या होता है, इसके बारे में भी अपनी क्या हो गई थी, चर्चा हो गई थी। लास्ट अपन बात कर रहे थे परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्टिंग जो होता है, या लास्ट अपन बात कर रहे थे किसकी, एल्बिडो की, है ना। किसकी बात कर रहे थे अपन, एल्बिडो की जो है ना वो चर्चा कर रहे थे। तो एल्बिडो क्या होता है इसके बारे में अपनी चर्चा हो गई थी भाई, एल्बिडो ये होता है ना। इसके बारे में तो अपनी क्या हो गई थी, परिभाषा जो थी वो तो अपनी कंप्लीट थी कि एल्बिडो जो है ना इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और औसत एल्बिडो की जो मात्रा है वो आपकी 30% होती है, समेंद्र सिंह वाली बुक के अनुसार जाए तो 29 से 34% के बीच में होती है, ठीक। फिर लास्ट अपनी चर्चा हो रही थी कि आपके इस एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें हमने लास्ट में ऐसे देखा था कि अगर सीधी किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें अगर सीधी आ रही हैं तो एल्बिडो क्या होगा, कम होगा। और अगर तिरछी किरणें आ रही हैं तो एल्बिडो क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी किरणें कहाँ आती हैं, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर जो है ना सूर्य तप जो आएगा, जो सौर विकिरण आएगा, उसका एल्बिडो ध्रुवीय भागों में कम होता है तथा ध्रुवीय भागों में क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्रुवीय भागों में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवीय भागों में सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी होती हैं, और तिरछी किरणों का एल्बिडो होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं इसी बात को कि भाई जो सूर्य की किरणें है ना, जैसे ये आपका पृथ्वी, है ना। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के ऊपर किसकी किरणें, सूर्य की किरणें, जैसे इधर आपका ये कौन है, सूर्य, है ना। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के ऊपर तो क्या करती हैं, आपतन कोण ज्यादा होता है, और ध्रुवों पर जो है ना वो आपतन कोण क्या होता है, कम होता है ना। तो यहाँ विषुवत रेखा पर कौन सा कोण ज्यादा है, आपतन कोण क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जिन किरणों का आपतन कोण ज्यादा होगा, जिन किरणों का आपतन कोण ज्यादा होगा उनका एल्बिडो कम होगा, और जिन किरणों का आपतन कोण कम होगा उनका एल्बिडो कम होगा। क्योंकि आपतन कोण कहाँ कम होता है, विषुवत रेखीय भागों में जो है ना वो आपका नति कोण जो है होता है, या जो आपतन कोण होता है वो कम होता है, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है, सीधी किरणों का एल्बिडो कम होता है, तिरछी किरणों का एल्बिडो ज्यादा होता है। इसका मतलब विषुवत रेखीय जो भाग हैं, कौन से भाग हैं, ये विषुवत रेखीय जो भाग है यहाँ एल्बिडो क्या होगा, कम होगा, और ये जो ध्रुवीय भाग हैं यहाँ एल्बिडो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एल्बिडो की मात्रा बढ़ती जाती है। किसकी मात्रा, एल्बिडो की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर दूसरा प्रभावित करने वाला कारक, अगर है ना चिकनी सतह है तो एल्बिडो क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर खुरदरी सतह है तो एल्बिडो क्या होता है, आपका कम होता है, ठीक है ना। ये हमने जो है ना वो कल चर्चा की थी, ठीक है। फिर लास्ट में अपनी ये थी कि जो पृथ्वी की सतह होती है ना, उस पृथ्वी की सतह का जो एल्बिडो है ना वो अलग अलग होता है, जिसमें हमने सबसे ज्यादा बात की थी कि सबसे ज्यादा जो एल्बिडो होता है ना वो बर्फ का होता है। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, बर्फ का होता है। बर्फ में भी कौन सी बर्फ का नया होगा, मतलब ज्यादा होगा, नई जो बर्फ है उसका एल्बिडो क्या होता है, ज्यादा होता है। पुरानी जो बर्फ होती है ना, उस पुरानी बर्फ का एल्बिडो क्या होता है, कम होता है, ठीक। उसके बाद में हमने बात की कि एल्बिडो जो है ना उसके बाद में किसका होता है, बादल का। बादल में भी जो गहरे गहरे या जो घने बादल होते हैं ना, कौन से बादल होते हैं, गहरे या फिर जो घने बादल होते हैं, इन घने बादलों का एल्बिडो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हल्के बादल होते हैं उन हल्के बादलों का जो एल्बिडो है ना वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ऐसी हमने चर्चा की थी। अगर आप इसका परसेंटेज भी लिखना चाहो, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो आपका प्रश्न बनता है, तो जो नई बर्फ है, इस नई बर्फ का जो एल्बिडो होता है ना, नई बर्फ का जो एल्बिडो होता है वो 80 से 90% होता है,
और पुरानी जो बर्फ होती है उसका 70 से 90% जो है ना वो आपका एल्बिडो होता है। ठीक, गहरे बादलों का जो है ना वो 70 से 90% तक, सॉरी 70 से 80% तक जो है ना वो क्या होता है, एल्बिडो होता है। और जो हल्के बादल होते हैं ना, इनका 25 से कितना होता है, 80% होता है ना। तो सबसे ज्यादा जो एल्बिडो होता है वो इन दो का होता है, बर्फ और कौन, बादल। बर्फ में नई बर्फ का ज्यादा होगा, पुरानी बर्फ का कम होगा। बादलों में गहरे या घने बादलों का ज्यादा होगा और हल्के बादलों का क्या होगा, कम होगा, कौन, एल्बिडो। ठीक है, फिर कुछ अन्य जो सतह है उनका भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य सतहों में जैसे आप अगर ध्यान रखना हुआ है ना, ध्यान रखना है, क्या पता अगर पर्सन बन जाए तो, घास का जो मैदान है, कौन है, घास का जो मैदान है, घास का जो मैदान है इसका एल्बिडो होता है 34 से 37% के बीच में होता है। ठीक है, बालू जो रेत होती है, इस बालू रेत का जो एल्बिडो होता है वो 20 से 30% होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो आपकी कौन सी भूमि होती है, आर्द्र जो भूमि होती है, इस आर्द्र भूमि का जो एल्बिडो होता है वो 10% होता है। ठीक है, और जो आपकी काली भूमि होती है या जो काली मृदा होती है, इस काली मृदा का जो एल्बिडो होता है वो 8 से 14% के बीच में होता है। और वन क्षेत्र जो होता है, कौन सा होता है, वन क्षेत्र जो होता है, इस वन क्षेत्र का जो एल्बिडो होता है वो 5 से 10% के बीच में होता है। और जल का जो एल्बिडो होता है वो 3 से 5% के बीच में होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ ही जो है ना आपका एल्बिडो वाला जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट है। मतलब वायुमंडल में जो आपकी उष्मा का नष्ट होना है ना, और इसके अलावा वायुमंडल में जो उष्मा का नष्ट होना है, ठीक है ना, वो वाला टॉपिक जो है अपना क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, मतलब यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो प्रश्न पूछता है। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सी सतह का जो है ना वो एल्बिडो न्यूनतम होगा या कौन सी सतह का एल्बिडो जो है ना वो सर्वाधिक होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, फिर कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सूर्यातप के संदर्भ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक तो आपको छोटा सा टॉपिक है, कौन सा, सूर्यातप की मात्रा है ना में स्थानिक भिन्नता, स्थानिक भिन्नता मतलब पृथ्वी की सतह पर जो है ना सूर्यातप की जो मात्रा होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसका मतलब ऐसे है, इसका मतलब ये है कि धरातलीय सतह पर या पृथ्वी की सतह बोल सकते हो, धरातलीय सतह पर सूर्यातप की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है ना, अंतर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अंतर जो है ना वो देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे अंतर जो है ना वो देखने को मिलता है, जैसे अगर अपन एनसीईआरटी वाली बुक के अनुसार जाए ना, तो एनसीईआरटी वाली बुक ये कहती है कि जो आपके उष्णकटिबंधीय भाग हैं, इन उष्णकटिबंधीय भागों में है ना 320 वाट प्रति वर्ग मीटर जो है ना वो ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा जो ध्रुवीय भाग होते हैं वहां 70 वाट प्रति वर्ग मीटर जो है ना वो क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार है। मतलब एनसीईआरटी क्या कहती है कि उष्णकटिबंधीय जो भाग है, कौन से भाग हैं, उष्णकटिबंधीय भागों में, उष्णकटिबंधीय भागों में है ना 320 वोल्ट प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी कहती है भी प्राप्त होती है। तथा जो आपके कौन से वाले भाग है, जो आपके ध्रुवीय भाग हैं, कौन से वाले भाग हैं, ध्रुवीय भागों में, कौन से वाले भागों में भैया, ध्रुवीय भागों में 70 वोल्ट प्रति वर्ग मीटर, कौन सा है, प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा प्राप्त होती है या उष्मा प्राप्त होती है।
ठीक है, ऐसी बात जो है ना वो कौन कहता है, एनसीईआरटी कहता है। तो ये स्थानिक भिन्नता है ही। ये सूर्य ताप में जो है ना वो कौन सी भिन्नता है, आपकी स्थानिक भिन्नता है। उष्णकटिबंधीय जो भाग है वहां तो 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर जो है ना आपकी उष्मा प्राप्त होती है, और जो ध्रुवीय भाग है उन ध्रुवीय भागों में 70 वॉट प्रति वर्ग मीटर जो है ना उष्मा आपकी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से विश्वतरेखीय जो भाग होते हैं उन विश्वतरेखीय भागों में सूर्य तप की मात्रा जो है ना वो क्या होती है, ज्यादा प्राप्त होती है, और ध्रुवीय भागों में कम प्राप्त होती है। मतलब विश्वतरेखीय भागों से ध्रुवीय भागों की ओर है ना सूर्य तप की जो मात्रा होती है ना वो घटती जाती है। तो ये स्थानिक भिन्नता ही है। ये कौन सी भिन्नता है, स्थानिक भिन्नता ही है। ठीक है, मतलब कौन से भागों से, विश्वतरेखीय भागों से, विश्वतरेखीय भागों से है ना ध्रुवीय भागों की ओर, ध्रुवीय भागों की ओर सूर्य तप की मात्रा, सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, मात्रा घटती जाती है। ठीक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वाधिक जो सूर्य तप है ना वो विश्वतरेखीय भागों में प्राप्त होता है। सर्वाधिक सूर्य तप की जो मात्रा होती है ना वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में प्राप्त होती है। विश्वतरेखीय भागों में क्यों प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विश्वतरेखीय भागों में उष्ण आर्द्र मौसम के कारण से वर्ष भर क्या रहते हैं, बादल छाए रहते हैं, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय भाग है ना वो वर्ष भर क्या रहते हैं, बादल रहित रहते हैं, या वहां का आसमान जो है ना वो क्या रहता है, बादल रहित रहता है या साफ रहता है। इस वजह से विश्वतरेखीय भागों में है ना अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति ना होकर कौन से वाले भागों में होती है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भाग में होती है। ठीक है, जिसकी चर्चा जो है ना अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रख लेना, वापस से बता रहा हूं, वापस से बता रहा हूं, परंतु अधिकतम, परंतु अधिकतम सूर्य तप की मात्रा है ना विश्वतरेखीय भागों की बजाय, विश्वतरेखीय है ना भागों की बजाय, या विश्वतरेखीय भाग की बजाय, विश्वतरेखीय भागों की बजाय उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय भागों में होती है, मरुस्थलीय भागों में होती है। कारण क्या है, तो कारण आपको अभी बता दिया ना कि विश्वतरेखीय जो भाग है यहाँ वर्ष भर तापमान क्या रहता है, सॉरी विश्वतरेखीय जो भाग है यहाँ उष्ण आर्द्र मौसम के कारण से है ना वर्ष भर जो है ना यहाँ का आसमान बादल से युक्त रहता है, मतलब यहाँ बादल छाए रहते हैं। कौन से वाले भागों में, विश्वतरेखीय भागों में। और उपोष्ण कटिबंधीय जो भाग है ना, उपोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय भाग है वो बादल रहित रहते हैं, इस वजह से वहां अधिकतम क्या होती है, सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ठीक, और कौन सी स्थानिक भिन्नता है, अगर एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग है और महासागरीय भाग है, दोनों का अक्षांश क्या है, एक ही है ना, तो एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय एवं महासागरीय भागों के मध्य अगर अपन तुलना करें तो महाद्वीपीय भाग की बजाय महासागरीय जो भाग होता है ना वहां सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि महासागरीय जो सतह होती है ना वहां का जो वायुमंडल होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, और जलवाष्प क्या करता है, सौर विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण कर लेता है ना। तो एक ही अक्षांश पर स्थित जो आपके महाद्वीपीय और जो महासागरीय भाग है ना, वहां भी जो है प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे महाद्वीपीय भागों की बजाय महासागरीय भागों में कम सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है, या ऐसे बोल सकते हैं महासागरीय भागों की तुलना में महाद्वीपीय भागों पर जो है ना वो ज्यादा सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अगला कौन सा ध्यान में रखना है आपको, अगला ये ध्यान में रखना है कि एक ही अक्षांश कौन है, एक ही अक्षांश पर स्थित, एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भागों की तुलना में, महासागरीय भागों की तुलना में है ना, महासागरीय भागों की तुलना में
हालांकि एनसीईआरटी में अलग लाइन दी हुई है, एनसीईआरटी में ऐसे लाइन नहीं दी हुई है, एनसीईआरटी में ऐसे दी हुई है। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं कि एक ही अक्षांश पर स्थित महासागरीय भागों की तुलना में महाद्वीपीय भागों में सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भागों की तुलना में महासागरीय भागों पर कम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। तो बात तो एक ही है ना। तो अगर आप चाहो तो वो वाली लाइन भी लिख देता हूं, मैं वो वाली लाइन लिख देता हूं, है ना। तो एक ही अक्षांश पर स्थित है, एक ही अक्षांश पर स्थित है महाद्वीपीय भागों की तुलना में, महाद्वीपीय भागों की तुलना में महासागरीय, है ना, महासागरीय भागों में, महासागरीय भागों में, है ना, कम सूर्य तप प्राप्त होता है, कम सूर्य तप प्राप्त होता है। इंसोलेशन जो है ना वो कम प्राप्त होता है। तो एक स्थानीय भिन्नता जो है ना आपकी ये भी है। और क्या है स्थानीय भिन्नता, शीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग होते हैं ना, उन शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में शीतकाल की बजाय ग्रीष्म काल में क्या होता है, ज्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। तो ये तो बिल्कुल इजी सा ही है ना। कौन से वाले भागों में, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में शीतकाल की बजाय या शीत ऋतु की बजाय, शीत ऋतु की तुलना में, तुलना शब्द ठीक लेता है, की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में, की तुलना में, है ना, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है, ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है, ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है। इसके अलावा जहां से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना है वो लास्ट वाला देखते हैं। अब यहां से वो आपसे क्या पूछेगा, सूर्य की किरणों का कोण पूछेगा। सूर्य की किरणों का कोण ऐसे पूछता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है ना, या उत्तरी अयनांत की स्थिति जब होती है, तो जब वो ऐसे प्रश्न ऐसे आपसे आपको प्रश्न ऐसे देगा कि जब उत्तरी अयनांत की स्थिति हो, है ना, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण कितने डिग्री का होगा। या जब शीत अयनांत की स्थिति होती है, शीत अयनांत का मतलब हो गया कि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो फिर वो आपसे पूछेगा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण कितने डिग्री होता है। तो ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में तो मैंने प्रश्न देखा नहीं, लेकिन सेकंड ग्रेड में जरूर बना हुआ है, तो फर्स्ट ग्रेड में भी बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, ये आपकी कौन है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका कोण है 0 डिग्री, ये है आपका कौन सा, है ना, इधर लिख रहा हूं ये है कर्क रेखा, ठीक है, और ये यहां मैं लिख दिया आपको कौन सा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना वो यहां लिख रहा हूं। और ये हो गया आपका कौन सा मकर रेखा, ठीक है ना, और ये यहां लिख दिया आपका कौन सा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब सूर्य की किरणें जो है ना कौन है, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है यहाँ। अब सूर्य की किरणें आप जानते ही हो कि सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होंगी, सीधी आएंगी, है ना, तो यहाँ कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सूर्य जो है ना वो कहाँ है, सूर्य अब उत्तरायण है ना, या उत्तरी अयनांत है। मतलब जब सूर्य की किरणें कहाँ सीधी हो, सूर्य की किरणें जो है ना वो कहाँ है, ध्यान रखना, ये उत्तरी अयनांत की स्थिति है। किसकी स्थिति है, ये है उत्तरी अयनांत की स्थिति है। सूर्य जो है ना वो किसके ऊपर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। क्या कहाँ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन है, आपका सूर्य है। अब प्रश्न आपसे वो ऐसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो आपका है कौन सा मकर डिग्री जो है ना, ये सॉरी मकर रेखा जो है, इस पर सूर्य की किरणों का कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब जब कौन सी स्थिति हो, जब आपको ये दे रहा है कि सूर्य उत्तरायण है, उत्तरी अयनांत की स्थिति में है, मतलब सूर्य कहाँ है, सूर्य जो है ना वो कर्क रेखा के ऊपर है। तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये प्रश्न जब भी आप निकालो ना, तो पहले देख लो कि भी सूर्य कहाँ है, मकर रेखा पर, तो सॉरी सूर्य कहाँ है, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा के बीच टोटल कितने अक्षांश हो गए, है ना।
कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा के बीच टोटल कितने अक्षांश हो गए, कुल कितने अक्षांश हो गए। तो कितने अक्षांश हो जाएंगे, देखो यहाँ 0 डिग्री से लगाकर ये 23.5 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री तो ये हो गए और 23.5 डिग्री अक्षांश ये हो गए। तो 23.5 और 23.5 कितने हो गए, 47 डिग्री। जोड़ लो आराम से, है ना। ये देखो ऐसे जोड़ लो, 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री, और ये भी कितना 23.5 डिग्री। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 1 डिग्री हो जाएगा ना, इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री जो है ना वो आपका मतलब हो जाएगा, और ये 46 और ये 1 डिग्री इनका होगा तो कितना हो जाएगा 47 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया 47 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के अक्षांशों टोटल अक्षांश कितने हैं वो निकाल लिया। फिर जितने अक्षांश आए, तो कितने अक्षांश आए अपने यहाँ 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री बराबर 47 डिग्री। इस 47 डिग्री को तो किस में से माइनस करना है, 90 डिग्री में से आप माइनस कर दो, तो कितना बचेगा रे 43 डिग्री। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, मकर रेखा के ऊपर 43 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि उत्तरी अयनांत की स्थिति है, मतलब सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, मतलब सूर्य मकर इस पर कर्क रेखा के ऊपर है। अब आपको बताना है कि 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, कौन सा, सॉरी 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ सूर्य की किरणों का कोण कितना होगा। तो सेम प्रोसेस करनी है, यहाँ कर्क रेखा से लगाकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक टोटल कितने अक्षांश होंगे, तो जोड़ के देख लो। अच्छा, जोड़ने की क्या जरूरत है भैया, यहां से देखो ये 47 डिग्री हो गए थे, यहाँ कितने डिग्री हो गए 47 डिग्री। ठीक, अब यहाँ कितने होंगे, है ना। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 23.5 डिग्री ये, 23.5 डिग्री ये, और ये 66.5 है। तो अब आप ऐसे निकालो, 66.5 डिग्री जो है कौन सा है, 66.5 डिग्री में से 23.5 डिग्री को क्या कर दो, माइनस निकाल दो। तो इसमें से तो 0 गया, ये कितना बचा 3, और ये कितना बचा 43 डिग्री। कितने डिग्री पे आ गए रे भैया, 43 डिग्री आ गए। आ गए कि नहीं आ गए, मतलब कहां से कहां तक 43 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 के बीच की, और ये टोटल 47। तो जोड़ दो, 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री हो गए 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस लगाओगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा रे भैया, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। कन्फर्म है। दूसरा दोबारा समझा देता हूं, है ना, दूसरे प्रकार से भी जो है ना वो समझा देता हूं। ये लो, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये है आपका कौन सा, ये भूमध्य रेखा, ये है आपकी कौन सी कर्क रेखा, ठीक है, और ये है आपकी कौन सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वापस से समझ लेना। और ये है आपका कौन सा मकर रेखा, और ये हो गया आपका कौन सा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ना वो आपका हो गया है। अब मैं कह रहा हूं कि सूर्य जो है ना अब दक्षिणी अयनांत है, दक्षिणी मतलब अब दक्षिणी अयनांत की स्थिति है, मतलब अब सूर्य की किरणें जो है ना वो कहाँ सीधी हैं, मकर रेखा के ऊपर है। अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं, ये हो गया कौन सी स्थिति, ये हो गया दक्षिणी अयनांत की स्थिति हो गई है। दक्षिणी अयनांत का मतलब है सूर्य कौन सी रेखा पर लंबवत है, मकर रेखा के ऊपर क्या है, लंबवत है, तो उसी को क्या बोलेंगे, दक्षिणी अयनांत बोलेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जब सूर्य दक्षिणी अयनांत है, मतलब मकर रेखा के ऊपर है, सूर्य की किरणें सीधी, तो बताओ विषुवत रेखा पर कितनी डिग्री का कोण होगा। तो कैसे निकालोगे, मकर रेखा से विषुवत रेखा के बीच के कुल अक्षांश कितने हुए, तो भैया जब ये 0 डिग्री है और ये 23.5 है, मतलब कितने हो गए 23.5 डिग्री हो गए। इस 23.5 डिग्री को आपको किस में से माइनस कर देना है, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो कितने डिग्री आएंगे भैया, 66.5 डिग्री आएंगे। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ बनेगा 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, माइनस नहीं कर सकते क्या, माइनस करके देखो 90 डिग्री है और 00 मिनट है, इसमें से 23 डिग्री और कितना मिनट करना है, 30 मिनट करना है। ठीक है, 1 डिग्री आएगी, यहाँ 1 डिग्री आएगी तो 60 मिनट हो गए, 60 मिनट आ गए तो यहाँ नीचे 30 मिनट बच गए। अब यहाँ बच गए कितने 89,
89 में से मतलब 9 में से जो है ना 3 गए तो 6 बच गए, और 8 में से 2 गए तो कितने बच गए? 6 बच गए। तो कितने आ गए रवि? 66.5 डिग्री आ गए ना। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 66.5 का। ठीक। फिर मैं आपसे प्रश्न ऐसे पूछ रहा हूं कि मकर रेखा के ऊपर ही है सूर्य, है ना, सूर्य की किरणें कहां सीधी हैं? मकर रेखा के ऊपर। अब आपको बताना है कि कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या करोगे, यहां से यहां तक की टोटल कितने अक्षांश है वो निकालोगे। तो यहाँ के हो गए 23.5, यहाँ के हो गए 23.5, हुए कि नहीं हुए? दोनों का आपस में जोड़ोगे तो कितना निकलेगा? 47 डिग्री। कितने डिग्री निकलेगा? 47। और 47 डिग्री को 90 में से माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 43 डिग्री। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 43 डिग्री। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि सूर्य मकर रेखा पर ही है, आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कितना डिग्री का कोण बनेगा वो बताना है। तो अब क्या करोगे, यहां से यहां तक टोटल कितने अक्षांश है ये निकालोगे। तो आधा तो निकाला हुआ है ही भाई, 23.5 ये थे, 23.5 ये थे। अब यहां से यहां तक के निकालने हैं। तो यहां जो है ना, ये इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री। इसका मान कितना है? 66.5 डिग्री। तो अब क्या करोगे, अब वही करना है जो आपका कौन सा है, 66.5 डिग्री में से 23.5 डिग्री को माइनस कर दो। तो ये 0 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना आया? 47 डिग्री आ गया, सॉरी 43 डिग्री आ गया। अब 23.5 कितना था? 47 प्लस 47 कर दो, कितना आया? 90। 90 में से क्या निकाल दो? 90 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? 0 डिग्री। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद है आप जो है ना वो प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा वाला टॉपिक? ये था आपका यहां से जो हमने शुरू किया था, सूर्य तप की मात्रा में स्थानिक जो भिन्नता है, इसकी जो है ना हमने चर्चा कर ली है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उसके बाद में सूर्य तप जो है ना वो क्या है? कंप्लीट है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है जिसका नाम है वायुमंडल का गर्म होना एवं ठंडा होना, या वायुमंडल का तापन एवं शीतलन जो है ना, या स्थानांतरण। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका। कौन सा टॉपिक है? वायुमंडल का ठंडा, वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना। पहले गर्म होगा फिर ठंडा होगा। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना, ये टॉपिक है। वायुमंडल का क्या होना? गर्म होना या फिर ठंडा होना। ठीक। अब वायुमंडल का गर्म होना या ठंडा होना, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अगर ये नहीं बोलो तो क्या भी बोल सकते हो? उष्मा का स्थानांतरण, मतलब वायुमंडल में उष्मा का स्थानांतरण। वायुमंडल में उष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भैया देख, वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है, कौन सी प्रक्रियाओं से गर्म होता है ना, और किस प्रकार से जो है वो आपका ठंडा होता है। ठीक, इसमें आपको कौन कौन सी प्रक्रियाएं पढ़नी है? देखो, एक तो आपको विकिरण पढ़ना है ना, रेडिएशन मेथड पढ़ना है। एक आपको जो है ना वो चालन पढ़ना है, कंडक्शन मेथड पढ़ना है। एक आपको जो है ना वो संवहन पढ़ना है ना, कन्वेक्शन मेथड जो है ना वो पढ़ना है। एक आपको जो है ना वो क्या पढ़ना है? अभिवहन पढ़ना है। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, और वो है रुदोष्म, मतलब आपका कौन सा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक जो प्रक्रिया है ना, एडियाबेटिक प्रक्रिया या फिर रुदोष्म प्रक्रिया, ये प्रक्रियाएं जो है ना आपको क्या करनी है? पढ़नी है। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका कौन सा है? ये रुदोष्म प्रक्रिया या फिर कौन सा? एडियाबेटिक जो प्रोसेस है ना, ये पढ़ना है ना। सबसे पहले बात करें किसकी? विकिरण की। तो विकिरण तो वो होता है ना, मतलब उष्मा स्थानांतरण का, उष्मा स्थानांतरण जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। और विकिरण फिर दो होता है, एक आपका सौर्यिक विकिरण, मतलब एक
है ना, सौर विकिरण, और ये कौन सा, पार्थिव विकिरण। ठीक, सौर विकिरण जो होता है ना, सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है। वो लघु तरंगे जो है ना वो पृथ्वी की सतह को क्या करती है, गर्म करती है। पृथ्वी गर्म होकर, पृथ्वी गर्म होकर जो है ना वो ऊर्जा वायुमंडल में छोड़ती है, और वायुमंडल की निचली परतें जो है ना उससे क्या होती है, गर्म होती है, या वायुमंडल का निचला भाग जो है ना उससे क्या होता है, गर्म होता है। उसी को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं। पृथ्वी जो है ना वो दीर्घ तरंगों के रूप में क्या करती है, ऊर्जा छोड़ती है। ठीक है, और उस दीर्घ ऊर्जा को वायुमंडल में जो विभिन्न गैसें हैं, जलवाष्प हैं, वो क्या करते हैं, आपका अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कर लेते हैं, आपका जो है ना वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर अपन किसको जो है ना वो परिभाषित करना चाहें, विकिरण को अगर परिभाषित करना चाहें, विकिरण, तो विकिरण जो है ना वो दो प्रकार का होगा भी, एक सोलर रेडिएशन और एक आपका कौन सा, है ना, पार्थिव जो विकिरण है। तो विकिरण एक तो सौर विकिरण एवं एक होता है आपका कौन सा, पार्थिव विकिरण। ठीक है ना, इसे मतलब विकिरण में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब काम की चीजें जो है ना वो यहां से शुरू होंगी। सौर विकिरण, सौर विकिरण, ठीक है, लघु तरंगों के रूप में होता है, लघु तरंगों के रूप में होता है। सौर विकिरण किसके रूप में होता है, लघु तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म होती है ना, ध्यान रखना, जिससे जिससे पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जिससे पृथ्वी की क्या होती है, सतह गर्म होती है। ठीक है, फिर अगली लाइन लिख रहा हूं यहीं पर, पृथ्वी गर्म होने के बाद, है ना, दीर्घ तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में ऊर्जा छोड़ती है, ऊर्जा छोड़ती है। ठीक है ना, जिससे वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है, वायुमंडल का निचला भाग गर्म होता है। ठीक है, साथ ही है ना, अच्छा इसमें ये भी लिख देना, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही पार्थिव विकिरण बोलते हैं, इसे ही पार्थिव विकिरण कहते हैं, इसे ही पार्थिव विकिरण कहते हैं। मतलब जो दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी के द्वारा जो विकिरण छोड़ा जा रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, आपका पार्थिव विकिरण बोलते हैं। इस पार्थिव विकिरण के कुछ भाग को कौन कर लेता है, वायुमंडल में जो गैसें हैं, CO2 है, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली अन्य जो गैसें हैं वो क्या कर लेती हैं, अवशोषित करती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, दीर्घ तरंगों को है ना, या दीर्घ विकिरण को, तरंगों से फिर एक ही शब्द काम में ले लेता हूं, दीर्घ विकिरण को
वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैसें अवशोषित करती हैं। जैसे कौन कौन सी गैसें जो है ना वो अवशोषित करेंगी? जैसे CO2, जैसे कौन है आपका CO2, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें, प्रभाव वाली गैसें, ठीक है ना। और इसी से फिर क्या होता है, आपका वायुमंडल गर्म होता है। ठीक, वापस से समझ लेना, वापस से समझ लेना, काम की चीज है। मतलब इसको ऐसे मान लीजिए, ये धरातल, ठीक है, और ये इधर आपका कौन है, सूर्य है। ठीक, तो सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है ना वो हमेशा किसके रूप में आता है? लघु विकिरण के रूप में आता है। इस लघु विकिरण से जो है ना वो कौन गर्म होता है? ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह गर्म होती है ना। पृथ्वी की सतह गर्म होती है। ठीक है, गर्म होने के बाद में पृथ्वी क्या करती है? इससे, है ना, जो लघु तरंग आया, कौन आया था? जो लघु तरंगे आई, तो पृथ्वी क्या करेगी गर्म होने के बाद में? पृथ्वी जो है ना अब क्या करती है? दीर्घ तरंगे जो है ना वो वायुमंडल में छोड़ती है। कौन सी तरंगे? दीर्घ तरंगे जो है ना वो वायुमंडल में छोड़ती है। वायुमंडल में मौजूद जो आपके कौन है, जो गैसें हैं, वो क्या कर लेती हैं? इस दीर्घ पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेती हैं। इस दीर्घ पार्थिव विकिरण का क्या कर लेती हैं भैया? अवशोषण, है ना। अवशोषण करने के बाद में फिर ये वापस उसको छोड़ती हैं। तो पहले अवशोषण कर लेती हैं, है ना, ध्यान रखना, पहले अवशोषण कर लेती है और बाद में क्या करती हैं? इसको छोड़ती हैं। तो इस कारण से ये जो वायुमंडल है, ये जो आपका कौन है, वायुमंडल है, इस वायुमंडल के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है ना। वायुमंडल गर्म होता है, ऐसे मान लो वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से क्या देखना है कि वायुमंडल जो गर्म होता है ना वो किसके कारण से होता है? वो पृथ्वी की सतह से जो दीर्घ विकिरण किया गया उससे गर्म होता है, क्योंकि सौर विकिरण तो लघु तरंगों के रूप में धरातल की सतह को गर्म करता है। धरातल गर्म होने के बाद में दीर्घ तरंगे छोड़ता है, और वो दीर्घ जो तरंगे होती हैं, दीर्घ जो विकिरण होता है ना, या दीर्घ तरंगों के रूप में जो ऊर्जा छोड़ी जाती है उसको वायुमंडलीय गैसों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। इसके कारण से वायुमंडल क्या होता है? आपका गर्म होता है। ठीक है ना। ये जो विकिरण यहां से किया गया उसको कौन सा विकिरण बोल दिया गया? आपका पार्थिव विकिरण बोल दिया गया। तो अब यहां आपको यह पता लग गया होगा कि वायुमंडल जो है ना वो प्रत्यक्षतः सूर्य तप से गर्म नहीं होता। मतलब वायुमंडल प्रत्यक्षतः जो है ना वो सौर विकिरण से गर्म नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष रूप से किससे गर्म होता है? इस पार्थिव विकिरण से गर्म होता है ना। ये महत्वपूर्ण लाइन जो है ना मैं यहां लिख देता हूं, महत्वपूर्ण लाइन है। इस प्रकार वायुमंडल, है ना, प्रत्यक्षतः सौर विकिरण या सूर्यातप से गर्म न होकर, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्षतः पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन कंप्लीट? ये आपका पहला जो प्रक्रिया है वो क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा भैया। दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा वाला है चालन, मतलब कंडक्शन। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? चालन की प्रक्रिया है, या जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन जो मेथड है। अगर इसकी बात करें तो चालन की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? इसमें परत दर परत जो है ना वो उष्मा का संचरण होता है ना। जो असमान तापमान वाले पिंड जो है ना वो एक दूसरे के संपर्क में आकर ऊर्जा या उष्मा का क्या करते हैं? आपका स्थानांतरण करते हैं। किसमें? चालन की प्रक्रिया में। इसमें होता क्या है ना, धरातलीय सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है ना, और वो वायु जो है उस वायु के संपर्क में
आने वाली जो वायुमंडल की ऊपरी परतें हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी गर्म होती चली जाती। ठीक है, वही प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, चालन की प्रक्रिया जो है ना आपकी कहलाती है। ठीक, चालन की प्रक्रिया के बारे में यह ध्यान रखना है कि वायुमंडल की निचली जो परतें होती है ना, उनको गर्म करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, चालन का होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि धरातल के समीप की जो वायु होती है या धरातल के समीप का जो वायुमंडल है वो किससे गर्म होता है, वो आपकी इसी प्रक्रिया से गर्म होता है। ठीक है, तो कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इसमें परत दर परत ऊर्जा या उष्मा का संचलन होता है या संचरण होता है। ठीक है, मतलब स्थानांतरण होता है ऐसे मान लीजिएगा, है ना। तो उष्मा का क्या होता है, संचलन होता है। ठीक है ना। इसमें पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु है ना धीरे धीरे गर्म होती है ना। वायुमंडल की निचली परत के संपर्क में आने से वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं, ऊपरी परतें भी गर्म होती हैं। कौन सी प्रक्रिया में, है ना, आपके जो चालन की प्रक्रिया है ना इसमें। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसमें या चालन की प्रक्रिया तभी संभव है, यह तभी संभव है जब दो असमान तापमान वाले पिंड संपर्क में आते हैं, है ना, संपर्क पिंड संपर्क में आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो है ना वो एक जो सतह है, एक जो वस्तु है वो गर्म होनी चाहिए, दूसरी ठंडी होनी चाहिए। जब दोनों के बीच में जो है ना वो संपर्क होगा तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जो है ना उष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों पिंडों का जो तापमान है ना वो क्या नहीं हो जाता, आपका एक समान नहीं हो जाता। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो बात है ना वो ये है इस वाली चालन की प्रक्रिया में कि वायुमंडल की निचली परतें, वायुमंडल की निचली परतें चालन की प्रक्रिया से ही गर्म होती हैं, चालन की प्रक्रिया से ही क्या होती हैं, गर्म होती हैं। कौन सी प्रक्रिया से, चालन की प्रक्रिया से ही जो है ना वो क्या होती है, आपकी गर्म होती। ठीक है भैया, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये चालन की प्रक्रिया है ना। फिर होता है आपका कौन सा, संवहन, है ना, कन्वेंशन जो मेथड होता है, संवहन, है ना, कन्वेक्शन जो मेथड है। अगर इसकी बात करें तो संवहन क्या होता है भैया, संवहन होता है कि ये तापमान स्थानांतरण या तापमान संचलन की ये लंबवत प्रक्रिया होती है। मतलब पृथ्वी जो है ना वो गर्म होने के बाद, है ना, तापमान का कौन सा संचरण करती है, लंबवत संचरण करती है, उसी को क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, इसमें माध्यम के कण स्वयं क्या करते हैं, गति करते हैं, किसमें, संवहन में। ठीक है ना। और ये जो है ना वो केवल कहां तक सीमित होता है, ये केवल जो है ना क्षोभ मंडल तक ही आपका सीमित होता है। कौन सा वाला, संवहन। ठीक है ना, मतलब ताप संचलन या स्थानांतरण, ताप संचलन या स्थानांतरण की लंबवत प्रक्रिया है, लंबवत प्रक्रिया है।
ठीक है, मतलब पृथ्वी गर्म होने के बाद जो है ना लंबवत जो ऊर्जा तरंगे है ना वो क्या करती है, आपकी छोड़ती है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी गर्म होने के बाद, ठीक है, लंबवत ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, ऐसे मान लो, या तरंगे छोड़ती है, स्थानांतरण करती है, वही आपका कोण है, वही आपका कोण है संवहन है। संवहन के बारे में हम पहले पढ़ चुके, जब वायुमंडल की संरचना एवं संगठन हुआ था। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है ना वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, संवहन के कारण से तो था कि क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है ना वो किसके आधार पर निर्धारित होती है, समनीय धाराओं के आधार पर ही तो निर्धारित होती है। विषुवत रेखीय भागों में समन धारा उत्पन्न होती है और उसी के आधार पर 18 किलोमीटर होती है ना ऊंचाई, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। इससे तापमान का या ताप का संचलन क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है, ठीक है भैया, अरे ठीक है ना, सो रहे होंगे सबके सब, जागते रहो नहीं चोर आ जाएगा, ठीक है ना। ये संवहन हो गया, ठीक है। लास्ट आपका कौन सा बचा, अभिवहन। तो अभिवहन का तो जैसे ये लंबवत है ना, तो जो अभिवहन होता है ना वो तापमान स्थानांतरण की जो क्षैतिज प्रक्रिया होती है ना, अभिवहन, एडवेक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवेक्शन जो है ना इसको बोलते हैं। अभिवहन का मतलब होता है वायु के क्षैतिज संचलन से है ना होने वाला ताप स्थानांतरण या तापमान का स्थानांतरण, वही कौन है भैया, तापमान का स्थानांतरण। मतलब क्षैतिज रूप में जो तापमान का स्थानांतरण होता है ना, ऐसे क्षैतिज रूप में वो कौन सा होता है, अभिवहन होता है। वो कौन सा होता है, अभिवहन होता है। जैसे लू, जैसे कौन है, लू जो है ना वो अभिवहन प्रक्रिया का ही एग्जाम्पल है या अभिवहन का ही एक परिणाम है। लू जो है ना वो क्षैतिज रूप में तापमान का क्या करती है, संचलन करती है या तापमान का स्थानांतरण करती है। कौन, लू। अच्छा, ये अभिवहन जो है ना, ये मध्य अक्षांशीय जो भाग हैं, उन मध्य अक्षांशीय जो भाग होते हैं ना, वहां जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है आपका कौन सा, अभिवहन जो है ना ये। और तापमान के लंबवत संचलन की तुलना में या तापमान के लंबवत संचलन की अपेक्षा क्षैतिज जो संचलन होता है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो क्या होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मध्य अक्षांशीय जो भाग होते हैं ना वहां ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। कौन, अभिवहन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट जो आपका बचा है ना वो है आपका एडियाबेटिक। लास्ट आपका कौन सा है, ध्यान रखना, एडियाबेटिक जो प्रक्रिया है या रुदोष्म प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, रुदोष्म प्रक्रिया। तो एडियाबेटिक या रुदोष्म जो प्रक्रिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि वायु जो है ना, मतलब वायु जो है वो अपने आंतरिक गुणों के कारण से, है ना, वायु के आंतरिक गुणों के कारण से जब वायु के तापमान में कमी होती है या वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आपका एडियाबेटिक या रुदोष्म प्रक्रिया बोला जाता है। मतलब जिसमें धरातलीय सतह का कोई योगदान नहीं होता या अतिरिक्त उष्मा मिलाने बिना मिलाए ही, मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें वायु का तापमान जो है ना वायु के आंतरिक गुणों के कारण से ही घटता बढ़ता है ना, या उसमें है ना कमी व वृद्धि होती रहती है, ठीक है। अतिरिक्त उष्मा मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। या फिर धरातलीय सतह का जो है ना उसमें कोई योगदान नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, आपका एडियाबेटिक या रुदोष्म जो है ना वो आपकी प्रक्रिया जो है ना वो बोला जाता है, ठीक है। वापस से सुनना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
है ना। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, जैसे मान लो ये कोई पर्वत वाला भाग है, ऐसे हमने मान लिया, ये कोई केवल क्या है, ये पर्वत वाला भाग है, हमने ऐसे माना। ठीक, अब इस पर्वत के सहारे जैसे ये हवा की दिशा है, अब हवा जो है ना वो क्या होती है, ऊपर उड़ती है। तो ऊपर उठती जो हवा है ना, क्योंकि ऊपर वायुमंडल में वायुदाब कम होता है, वायुदाब कम होता है तो वायु जो है ना वो फैलती है, मतलब ऊपर उड़ती हुई जो वायु है ना वो फैलती है, प्रसारित होती है। क्या होती है, प्रसारित होती है, जिसके कारण से उसके तापमान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, और जब वायु ढाल के सहारे क्या हो रही है, नीचे उतर रही है, तो जब वायु नीचे उतरती है ना, नीचे उतरती हुई जो वायु है ना वो सिकुड़ती है, मतलब उसमें क्या होता है, संपीड़न होता है, और उसके कारण से उसके तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रिया जो है आपकी कहलाती है। मतलब जिसमें वायु के तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें सतह का कोई लेना देना नहीं है, उसमें सतह का कोई योगदान नहीं है। बिना किसी अतिरिक्त उष्मा के मिलाए वायु के तापमान में कमी होना, वृद्धि होना कौन सी प्रक्रिया के कारण से संभव है, एडियाबेटिक के कारण से ही क्या है, संभव है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं अगर आप चाहो तो एक दो लाइनें, और ये इंपोर्टेंट है। ये पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पवनमुखी ढाल है, ये पवनमुखी क्या है, ढाल है, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे। दूसरा, यहां होगा क्या, है ना, वायु ऊपर उठती है, फैलती है या प्रसारित होती है, प्रसारित होती है। ठीक है, और जैसे ही फैलती है, प्रसारित होती है, तापमान क्या हो जाता है, तापमान घट जाता है। मतलब वायु का जो फैलाव हो रहा है, उस फैलाव के कारण से वायु के तापमान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक, अब यहां ये हो गया पवन विमुखी ढाल, ये कैसा ढाल हो गया, पवन विमुखी जो है ना वो आपका ढाल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहां देखो वायु है ना, नीचे उतरती हुई वायु, ऐसे लिख देता हूं, नीचे उतरती वायु सिकुड़ती है या संपीड़ित होती है, और संपीड़ित होने से है ना तापमान बढ़ जाता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी के कारण से, मतलब ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा, एक तो वायु के फैलाव या वायु के प्रसारित होने से, और वायु के सिकुड़न से या वायु के संपीड़न होने से उसके तापमान में जो परिवर्तन आता है ना, वही प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, आपकी एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब वायु ऊपर उड़ती हुई प्रसारित होती है तो इसको तो बोलते हैं एनाबेटिक प्रक्रिया। जो है ना, ये एडियाबेटिक जो प्रक्रिया है, रुद्धोष्म जो प्रक्रिया है, उसके दो भाग हैं। जब वायु ऊपर उठती है ना, और ऊपर उठकर जो है ना वो प्रसारित होती है, तो इसको तो बोलते हैं एनाबेटिक प्रक्रिया। ये तो कौन सी प्रक्रिया के कारण से संभव होता है, एनाबेटिक प्रक्रिया के कारण से। और जब वायु नीचे उतरती है ना, तो और नीचे उतरती हुई वायु संपीड़ित होती है, तो वो होती है केटाबेटिक। वो प्रक्रिया कौन सी होती है, केटाबेटिक जो है ना वो आपकी प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है भैया, आपकी केटाबेटिक जो है ना वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखना, वापस से बोल रहा हूं, वायु के आंतरिक गुणों के कारण से वायु के तापमान में कमी होना या वृद्धि होना या परिवर्तन होना क्या है, आपकी ये एडियाबेटिक प्रक्रिया है, रुद्धोष्म प्रक्रिया है। ठीक है, ऊपर उड़ती हुई जो वायु है ना वो फैलती है, प्रसारित होती है, उसके आयतन में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप उसका तापमान घट जाता है। नीचे उतरती हुई जो वायु है ना वो सिकुड़ती है, संपीड़न उसमें होता है, और उसके तापमान में क्या हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो बिना किसी अतिरिक्त उष्मा के मिलाए और बिना धरातलीय सतह के योगदान के जब वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन होता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया के कारण से संभव है, एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रिया, उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, ऊपर उड़ती हुई जो वायु है जो प्रसारित हो रही है, उसको बोलते हैं कौन सी प्रक्रिया, एनाबेटिक प्रक्रिया। मतलब एनाबेटिक प्रक्रिया के कारण से तापमान में कमी आती है, और नीचे उतरती हुई जो वायु है ना वो सिकुड़ती है या संपीड़न होती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, केटाबेटिक प्रक्रिया जो है ना वो बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या ध्यान में रखना है, अगला आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रुद्धोष्म
प्रक्रिया है ना, ये दो प्रकार की होती है। एडियाबेटिक जो प्रक्रिया होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो बोलते हैं शुष्क रुदोष्म जो प्रक्रिया है या दर, शुद्ध है ना, शुष्क रुदोष्म दर या परिवर्तन की जो दर होती है। और एक बोलते हैं कौन सा, आर्द्र रुदोष्म। एक होता है कौन सा, आर्द्र रुदोष्म जो है ना वो आपकी दर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी बात करेंगे इन सब की, है ना। ठीक है भैया। हाँ तो देखो क्या था, ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका कौन सा हो गया, एक तो आपका होता है शुष्क रुदोष्म दर। शुष्क रुदोष्म दर उसमें बोलते हैं प्रति 1 किलोमीटर, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब तापमान जो है ना 10 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होता है, कम होता है, तो वो प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, रुदोष्म, सॉरी शुष्क रुदोष्म दर कहलाएगी, है ना। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जब 10 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होता है, तापमान घटता है, तापमान क्या होता है, घटता है, तो उसको तो क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब तापमान 10 किलोमीटर की दर से घटता, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस की दर से जब घटता, तो उसको तो क्या बोलते हैं, आपकी शुष्क रुदोष्म दर बोलते हैं। आर्द्र रुदोष्म दर में क्या होता है, प्रति 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब तापमान, है ना, 6 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या होता है, घटता है, कितने से, 6 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका आर्द्र रुदोष्म दर जो है ना वो बोला जाता है। कौन सी दर बोला जाता है, आर्द्र रुदोष्म दर जो है ना वो आपका बोला जाता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका यहां तक का जो है ना कंप्लीट है। ठीक है, मतलब कौन सा कंप्लीट है आपका, ये एडियाबेटिक रुदोष्म जो प्रक्रिया है ना वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक, एक आपको ये ध्यान में रखना है, जो उष्मा संतुलन, उष्मा संतुलन का मतलब ऐसे होता है भैया, देखो, है ना, जो विषुवत रेखीय जो भाग है ना, जैसे ये आपका कोण है, ऐसे मान लेते हैं, है ना, ये आपका, अरे रुक जा भाई, अरे रुक रहे, जैसे ये आपका कोण है पृथ्वी है, ठीक है, और ये हो गए विषुवत रेखीय भाग, ठीक है ना, मतलब ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से लगाकर अगर अपन 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों की बात करें, तो एक अक्षांश तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा, ये ध्रुवीय क्षेत्र, कौन सा ध्यान में रखना है, ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये जो हिस्सा है ना दोनों ही गोलार्धों में, है ना, 0 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब 0 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, ये होता है ऊर्जा या उष्मा आधिक्य का क्षेत्र होता है, उष्मा आधिक्य का क्षेत्र होता है। उष्मा आधिक्य का क्षेत्र का मतलब ऐसे हो गया कि 0 डिग्री से जो है ना 40 डिग्री अक्षांशों दे, है ना, आने वाले सूर्य तप या प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा तो ज्यादा होती है और लौटाए जाने वाले सूर्य तप की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कौन से वाले भाग में, इस वाले भाग में, 0 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। फिर जो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है ऊर्जा, है ना, न्यूनता का क्षेत्र, ऐसे बोल सकते हैं, उष्मा न्यूनता का क्षेत्र, इसको आप बोल सकते हो उष्मा न्यूनता का जो क्षेत्र है ना, न्यूनता का क्षेत्र है यहाँ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसे होता है कि ये जो 40 डिग्री से आपके ध्रुव तक के जो भाग है, 40 डिग्री से ध्रुव तक का जो भाग है, यहाँ आने वाले सूर्य तप की तुलना में यहां से आने वाला जो सौर विकिरण है ना या सूर्य तप की जो मात्रा होती है, और जो जाने वाला जो विकिरण होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। मतलब यहाँ आने वाला जो विकिरण है वो तो कम है, मतलब आने वाली जो उष्मा है, ऊर्जा है, वो तो कम है, और जाने वाली जो उष्मा है वो क्या है, ज्यादा है इन वाले भागों में। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, उष्मा संतुलन का जो कार्य है ना, कौन सा, उष्मा संतुलन का जो कार्य है
है ना, वो एक तो पवनों द्वारा किया जाता है और एक किया जाता है महासागरीय धाराओं द्वारा। ये ध्यान रखना, पवनों द्वारा किया जाता है और महासागरीय धाराएं। पवने जो है ना वो 75% जो उष्मा संतुलन का कार्य है वो कौन करता है, पवने करती हैं, और 25% जो उष्मा संतुलन का कार्य है वो कौन करती है, महासागरीय धाराएं, है ना। ये इसका मतलब समझ रहे हो भाई, जैसे ये उष्मा असंतुलिनी तो है, ये उष्मा का आधिक्य क्षेत्र है, ये न्यूनता का क्षेत्र है। तो ये जो असंतुलन है ना, इस असंतुलन को संतुलन में बदलने का काम किसका है, संतुलन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, पवन का 75% और महासागरीय धाराओं का 25% होता है। ठीक है। दूसरा, ये ऊर्जा का जो है ना वो डेफिसिट क्षेत्र है यहाँ, मतलब यहाँ उष्मा क्या है, न्यूनता का क्षेत्र है। तो जो उष्मा का न्यूनता का जो क्षेत्र होता है ना, वो उत्तरी ध्रुव की बजाय जो कौन सा भाग होता है, जो उत्तरी ध्रुवीय जो भाग होता है ना, मतलब आप ऐसे मानो 80 से 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है ना, ये होता है उष्मा न्यूनता का क्षेत्र। कौन सा होता है, उष्मा न्यूनता का क्षेत्र होता है। और ये उत्तरी ध्रुव की बजाय है ना ज्यादा उष्मा न्यूनता कहां पाई जाती है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब भाई 80 डिग्री, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों का जो भाग होता है ना, ये होता है कौन सा, उष्मा न्यूनता का क्षेत्र होता है। ठीक है। अब कौन से गोलार्ध का होता है, तो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध का न होकर दक्षिणी गोलार्ध का जो 80 से 90 डिग्री वाला जो भाग होता है ना, या 80 से 90 डिग्री अक्षांशों वाला भाग होता है, वो ऊर्जा न्यूनता का क्षेत्र होता है। मतलब वहां ज्यादा ऊर्जा न्यूनता पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी ध्रुवीय भागों में ऊर्जा संतुलन का काम कौन करती है, पवन करती है, और उत्तरी ध्रुवीय भागों में ऊर्जा संतुलन का जो काम है ना वो किसके द्वारा होता है, महासागरीय धाराओं के द्वारा होता है। याद रह जाएगा। इसके साथ ही जो है ना अपना सूर्य ताप वाला जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो उष्मा बजट रहेगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं उष्मा बजट की। ठीक है भैया।